Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 12th lecture of electrochemistry for class 12. So in last lecture we have seen that calculations of potentials of cell. Okay, so what was the condition? If standard condition is given when temperature is 298 Kelvin, pressure is 1 atm and concentration is 1 molar, then the formula become E naught of cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of एनोड. मतलब सेल का ईएमएफ जो होता है वो किसके बराबर होता है? इसके रिडक्शन पोटेंशियल के माइनस इसके रिडक्शन पोटेंशियल के. ठीक है ना. इसमें से इसके रिडक्शन, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो सेल का ईएमएफ कंप्लीट आ जाएगा. ठीक है ना बच्चों. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में था जब हमारा क्या था, 298 केल्विन टेम्परेचर था, 1 atm प्रेशर था और कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन का जो था 1 मोलर था. ठीक है ना. तो हम लोग ये फार्मूला लगा रहे थे. एक चीज़ हम लोग रिलेशन भी जानते हैं कि आपका क्या होता है, जो इस तरीके से हम लिखते हैं ना ई नॉट ऑफ सेल, तो ये वाला चीज़ और ये नॉट वाले में क्या फ़र्क है. जैसे ये नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन को शो करता है. ठीक है ना. और ये स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है. ठीक है ना. तो हमेशा जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन दिया रहे इस तरह की बात, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm या कंसंट्रेशन 1 मोलर, या सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दे तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, ई नॉट ऑफ सेल लगाते हैं. यहाँ पे ई ऑफ सेल सिर्फ समझाने के लिए लगाया था आपको. जब ये मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा था ना, तब ये तो उस समय मैंने बताया था कि इस तरीके से होता है स्टेप. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो ई नॉट लगेगा. ठीक है ना. ई ऑफ सेल के लिए अलग फार्मूला होता है. ठीक है ना. अगर इसको भी ई नॉट करना हो तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है. ठीक है. जब भी यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ भी बात करें तो इसका मतलब ये ई नॉट ऑफ सेल है. ई नॉट का मतलब कंडीशन ये दी हुई है. ठीक है ना. तीनों में से कोई एक पैरामीटर बदला, टेम्परेचर 298 से 299 हुआ तो भी क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगी. प्रेशर 1 atm से 1.5 हुआ, 0.1 हुआ, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी अल्टर करेगा तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशन बदल जाएगा, स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड आ जाएगा. और मोलैरिटी है वो कंसंट्रेशन की, अगर मतलब मोलैरिटी जो सोल्यूशन की चेंज हुई तो भी हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हट जाएगा. तीनों में से तीनों हट जाएँ, बदल जाएँ, या तीनों में से कोई एक बदल जाए तो भी हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रह जाएगा. बात समझ में आया. और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं. और आप लोगों के इसके बारे में मैंने पूरा समझाया था. ठीक है ना. तो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो एक बार अटेंड कर ले, अच्छे से देख ले. कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है बच्चों. तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेशन करेंगे, है ना. नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई हो तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे. ठीक है. या तो हाफ सेल का या तो कंप्लीट सेल का, दोनों सेल का हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है जिसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है ना. तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है बच्चों. जब मैं कराऊंगा तो थर्मोडायनेमिक्स से उसको डिराइव करके दिखाऊंगा. तो थर्मोडायनेमिक्स जिसने 11th में पढ़ा होगा उसको तो तुरंत फट से समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा. वो घबराएगा नहीं, मैं इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि वो चीज़ें समझ में आ जाएगी. बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत कोई चीज़ें आपको स्ट्राइक नहीं करेंगी कुछ चीज़ें. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, तो सब चीज़ आप फैमिलियर होते जाएंगे और आपको सारा का सारा जो है इसमें क्या गेम है सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो उसके लिए क्या रखना है आपको, पेशेंस रखना है बच्चों. ठीक है. यही एक इस चैप्टर का समझ लीजिए बैरियर है. जिसने इस टॉपिक को समझ लिया, नर्स्ट इक्वेशन को, जिसने एक बार इसको समझ लिया सही से, वो समझिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें किसी भी चीज़ में वो उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. अब देखिए, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करना है. और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, जब टेम्परेचर 298 ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो. इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा. 298 की जगह 300 होगा, 500 होगा, 700 कुछ और होगा, 298 नहीं होगा. एटीएम में जो दिया है 1 atm प्रेशर, 1 atm क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में हमारे एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से पर सेंटीमीटर क्यूब पर लगने वाला, पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया पे लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, 1 atm प्रेशर बोलते हैं. ठीक है ना. लेकिन हर जगह का प्रेशर मैंने बताया है अलग अलग होता है ना. जैसे आप जहाँ पे रह रहे होंगे वहाँ पे हो सकता है पहाड़ी इलाका ना हो, नीचा हो तो प्रेशर
आपका ज़्यादा हो, क्योंकि एयर बढ़ जाएगी ना मात्रा, हल्की गैसेज ऊपर होती हैं और भारी गैसेज नीचे होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। तो आप जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका जो लेवल लैंड लेवल है वो नीचे होगा तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और अगर आप कहीं ऊँचे मतलब पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम लगता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या होता है बच्चों, ऊपर हल्की गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की गैसेज ज़्यादा होती हैं। तो नीचे क्या होती है, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज का वेट ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन और हीलियम का वेट कम होता है। तो जैसे ही आप पहाड़ी इलाके में रहते होंगे ऊंचे जगह पे, तो वहाँ पे प्रेशर 1 atm नहीं होगा, अलग होगा, कम होगा, और नीचे ज़्यादा होगा। तो कहाँ का सर 1 atm होता है? 1 atm होता है बच्चों सी लेवल का। जहाँ भी जिस जगह पे रह रहे होंगे वहाँ के आसपास जो भी समुद्री इलाका होगा, उस समुद्र का लेवल का हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब पे जो एरिया पे जो लगने वाला प्रेशर है एयर का, एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग 1 atm कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 नहीं होना चाहिए, प्रेशर 1 atm नहीं होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होना चाहिए। ये तीनों रहेगा, कुछ और वैल्यू रहेगी, या तीनों में से कोई एक बदल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। ठीक है ना, और उसी से हम लोग तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कंडीशन दी नहीं है स्टैंडर्ड, तो नॉन स्टैंडर्ड दी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नस्ट इक्वेशन की सहायता से। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, मतलब अपने आप रिएक्शन होती है और एनर्जी हमको मिलती है, उसको हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, इनपुट में हम एनर्जी बैटरी से दे रहे थे और केमिकल रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे रिएक्शन अपने आप होती है और एनर्जी कुछ उसमें निकलती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप होने वाली या स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब हम लोग फिजिक्स से बात करेंगे कि फिजिक्स में वर्क डन आप लोग समझते होंगे, है ना। फिजिक्स में क्या होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है। फिजिक्स में अगर सिस्टम ने कोई वर्क किया तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, सिस्टम पे कोई वर्क हुआ तो उसको नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा है बच्चों। केमिस्ट्री में क्या है कि जो वर्क अगर सिस्टम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और अगर सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा है, मतलब सिस्टम कोई एनर्जी दे रहा है, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक बर्तन में दूध लिया, दूध को गर्म कर रहे हैं। अगर गर्म कर रहे हैं तो हम एनर्जी हमारे लिए कौन, सिस्टम कौन है, हमारे लिए दूध का पतीला, पूरा दूध का पतीला, सब कुछ क्या सिस्टम है। तो हम उसको अगर एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब अगर फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे तो उसके लिए आप फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए आप। जैसे ही हम उसको एनर्जी देंगे ना तो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम को जब भी एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, उसकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होती है। और जब सिस्टम से एनर्जी निकलती है, मान लिया हमने गैस से निकाल करके उतार के नीचे रख दिया दूध का पतीला, अब धीरे धीरे वो ठंडा होगा, इसका मतलब कुछ गर्म करके उसका कुछ 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ टेम्परेचर रहा होगा, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। या गर्म चाय को ले लीजिए, गर्म चाय जैसे जैसे ठंडी होगी वो एनर्जी को रिलीज़ करेगी। गर्म चाय हमारे लिए क्या हो जाएगा, पूरा प्याला से लगाए सब कुछ सिस्टम हो जाएगा। प्याले की चारों तरफ बाउंड्री होगी लेकिन ओपन बाउंड्री होगी, वहाँ पे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ये सब पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे 11th में, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाइए। ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जब चाय ठंडी होती है ना तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी लूज़ हो रही है। केमिस्ट्री में जब सिस्टम की एनर्जी लूज़ होती है तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, और सिस्टम को एनर्जी आप दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, सिस्टम में एनर्जी दी जाएगी तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव। ये बात आप लोग जानते होंगे। अब वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन क्या होता है बच्चों, ये हम लोग फिजिक्स से जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डेवलप्ड। जो भी हमारा पोटेंशियल होता है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन हमारा आ जाता है। वर्क डन के और भी फार्मूले होंगे, फिजिक्स से आप लोगों को सर पढ़ाएंगे, ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और जो भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं उसमें ये वर्क डन का यूज जरूर आता है बच्चों। ठीक है। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो वर्क डन आप लोग फेमिलियर होंगे। वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डेवलप्ड, जो हमारे सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो यहाँ पे V है। ओके, चलिए, तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो आप ये लोग एक कंडीशन देखिए, ये पहले डैनियल सेल के बारे में हमने जब बताया था तो वहाँ पे 2 कंटेनर होता था, एक में जिंक और जिंक की रॉड होती थी और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता था।
दूसरी तरफ कॉपर की रॉड होती थी, उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे रह जाते थे और Zn2+ के फॉर्म में सोल्यूशन में चला आता था, यानी Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ दिया, है ना। तो गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जिंक का। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पर। तो एनोड पर ये होगा कि जिंक के रॉड से जिंक के आयन निकल के सोल्यूशन में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और ये फिनोमेनन कहाँ हो रही है, एनोड पर। और क्या होता है यहाँ पे, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनोड से सर्किट के द्वारा जाते हैं कहाँ पे, दूसरे वाले कंटेनर में, यानी कॉपर पे, कैथोड पर जाते हैं। वही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाता है और कॉपर कॉपर सल्फेट में से निकल के दूसरे वाले कंटेनर के सोल्यूशन में से कॉपर कॉपर की रॉड पे जाएगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसने जिंक ने छोड़ा था और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम तो चार्ज जो होता है, अच्छा चलिए, ये तो कैथोड पर होता है, ये एनोड। ये सारी चीज़ें आप लोग को डैनियल सेल के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये भी बताया था कि जिंक का जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होता है और कॉपर का +0.34 होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसकी साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी ये क्या दिखाता है, नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव में चार्ज नहीं हो सकता, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। किस चीज़ का डायरेक्शन बच्चों, जैसे प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोग माइनस का चार्ज लगाते हैं और प्रोटॉन के पहले प्लस का चार्ज लगाते हैं। बस ये क्या दिखाता है साइन, कि ये दोनों उल्टे डायरेक्शन के हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन के हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि चार्ज माइनस में होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 × 10⁻⁻19 होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, हम जानते थे 96500। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन जब किया गया था तो 96487 के अप्रॉक्सीमेटली कूलम में आया था लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए, ईजी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेशन लेकर के 96500 कूलम कर लेते हैं और यही हमारा पूरे कैलकुलेशन में चलेगा बच्चों। 96487 वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम होता है और 1 कूलम पे चार्ज बच्चों जानते हैं 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। तो 96500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो इतना होगा, और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, ठीक है ना। तो 2 मोल पे कितना होगा, 2 फैराडे, 1 मोल पे 1 फैराडे, 2 मोल पे 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे और यहाँ पे टोटल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे। इतनी भी बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है बच्चों तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा, ठीक है। अगर पढ़ा है तो तब तो मेरी बातें तुरंत समझ में आएंगी सारी चीज़ें आगे की लेकिन नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, लेकिन पेशेंस रखेंगे। ये नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं, बीच में ये गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज आया है, सर ये नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे बच्चों आपने 11th में पढ़ा ही नहीं, तुरंत कैसे समझ में आएगा। मैं जब बताऊँगा चीज़ें धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वर्क डन = चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डेवलप्ड, ठीक है ना। उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है, जब चार्ज का सेपरेशन होता है, ये पढ़ाया था, तब पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको मालूम है फिजिक्स से। इफ़ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग देन टोटल चार्ज = n × f, ठीक है ना। जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 1 मोल पे 1 फैराडे, 2 मोल पे 2 फैराडे, 10 मोल पे 10 फैराडे, तो n मोल पे n फैराडे। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी मोल सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उतना ही फैराडे चार्ज डेवलप हो जाता है बात समझ में आ गई होगी। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, इसको 1 दिया था, इसको 2 दे दिया। वैसे इक्वेशन नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हो जाता है। चलिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ के लिए इक्वेशन नहीं दी जाती है। अच्छा, बी क्या है, वोल्टेज है। हम लोग सीधे जानते हैं वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वही तो होता है वोल्टेज। जब हम लोग कोई बैटरी लगाते हैं, ये देखिए कोई भी बैटरी उठा लीजिए, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, है ना। इसका कुछ अपना, इसका कुछ अपना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को तो वोल्टेज बोलते हैं, वही पोटेंशियल होता है बच्चों, ठीक है। इसी पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करके इधर चला जाता है, ठीक है। उसी को पोटेंशियल कहते हैं, यानी वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन पे पुश होगा और वो पूरी सर्किट में घूम करके यहाँ से सोल्यूशन में जाते हुए शॉर्ट ब्रिज से हो करके इधर, इस तरीके का कनेक्शन आपने पढ़ा है पूरा सर्किट,
ठीक है, बात समझ में आ रही? देखिए ऐसे अगर मैं सर्किट कोई बनाना चाहूँ तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, है ना, यहाँ कहीं बल्ब लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ कहीं स्विच लगा दीजिए, ऐसा आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ से होते हुए यहाँ कोई और अप्लायंस वोल्ट मीटर वगैरह लगा दीजिए और इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए बैटरी पॉजिटिव प्लेट से। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये होता है हमारा कंप्लीट सर्किट, ठीक है। इस तरीके कई अप्लायंस आप लगा सकते हैं, जो मन करे वो लगा दीजिए। तो आपने वोल्टेज भी समझ लिया क्या चीज़ होती है। अगर आपने फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में तो इतना आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, और हम लोग को थोड़ी बहुत की ज़रूरत होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वोल्टेज जो होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल ऑफ सेल यानी ई ऑफ सेल, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वही वोल्टेज है, उसी को हम ई ऑफ सेल बोलते हैं। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसी को तो ई ऑफ सेल कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों? हाँ चलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को बोलते हैं। अच्छा, बाई 1, 2 एंड 3, एक को देखिए इक्वेशन, 2 को देखिए के, और तीसरे को देखिए। तीनों को देखने के बाद हम वर्क डन की जगह वर्क डन ही रहने दें। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू रख दें। चार्ज क्या निकालें हम? जितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही फैराडे चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार्ज की जगह हम क्या लिख देंगे? एनएफ। देखिए W = एनएफ, ठीक है ना। और वोल्टेज किसके बराबर है? जो पोटेंशियल ऑफ सेल है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एनएफ ई सेल, मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एफ क्या है? जितने मोल ट्रांसफर होंगे उतने ही फैराडे चार्ज हो जाएगा। और ई ऑफ सेल क्या है? पोटेंशियल डेवलप्ड, जो भी सेल के अंदर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब वर्क डन क्या होता है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशन देखिए, ये मत देखिए कि क्या हो रहा है। जब भी कोई सिस्टम वर्क डन करता है यानी किसी पे वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम जानते हैं कि रिएक्शन अपने आप होता है तो उस रिएक्शन से एनर्जी निकलती है। जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस केस में नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? अब वर्क डन इसके भी बराबर है, वर्क डन इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। अब ये भूल जाइए, ये दोनों का रिलेशन देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए वर्क डन इसके भी बराबर है, वर्क डन इसके भी बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तो मैथमेटिक्स इतनी जानते होंगे आप लोग। अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई ऑफ सेल, मतलब क्या हुआ? जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आया ये नेगेटिव में था ना, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, है ना। नेगेटिव इधर जाएगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का नेगेटिव जो आ रहा था उसको हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, हमारा क्या हो गया? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज इन फैराडे इनटू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड बिकॉज ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। बात समझ में आ रही होगी इतनी बच्चों? ये रिलेशन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या था? नेगेटिव में था। क्यों? क्योंकि वर्क डन सिस्टम कर रहा था ना, जो हमारी रिएक्शन हो रही थी उससे एनर्जी निकल रही थी। और यही किसके बराबर वर्क डन होता है? हमने ऊपर 1, 2, 3 से निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू फैराडे इंटू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स, ओके। या सेल में जो दोनों रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई ऑफ सेल है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग ये टॉपिक मैं डायरेक्ट समझा देता आपको तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि अगर यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है, सब कुछ समझिए बच्चों, ठीक है। बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर कराने लगूंगा इस पर तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब सब समझे रहेंगे क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना रहेगा, है ना। अभी भी कुछ करा दूंगा मैं इसी लेक्चर में, बाकी अगर टाइम रहा तो मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप लोगों का पूरी तरीके से दिमाग ओपन हो जाए, माइंड आप लोग का खुल जाए, ठीक है। चलिए, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट बोलिए, नर्स बोलिए, ये आपके ऊपर प्रोनाउंसिएशन है बच्चों, नर्स्ट ही बोलिएगा, नर्स्ट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। कैसे डिराइव हुआ ये, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस एनएफ ऑफ ई ऑफ सेल, ठीक है। माइनस एनएफ ई ऑफ सेल अभी हमने डिराइव किया है। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस में था, ये एनएफ ई ऑफ सेल था, माइनस को इधर भेज दिए तो माइनस एनएफ ई ऑफ सेल आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये कब हम लोग को यूज करना है? जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना दी हो, प्रेशर 1 atm ना दिया हो और हमारा जो कंसनट्रेशन
C का मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे समझिए, ठीक है, वो 1 मोलर ना हो, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो ये कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इस तरीके की चीज़ें दिखने को मिलेगी। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे बस डेल्टा जी पे नॉट लग जाएगा और यहाँ पे ई सेल पे नॉट लग जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कब होता है? जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 180 एम हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग साइंस से कैसे खेलेंगे, ठीक है ना बच्चों। बस नॉट लगा दीजिए मतलब ये कंडीशन है, नॉट हट गया तो मतलब ये कंडीशन है। बात समझ में आ गई? अब डेरिवेशन करना है नॉर्स्टिक इक्वेशन की, और किस लिए करते हैं डेरिवेशन? ताकि कैलकुलेट कर सकें क्या चीज़, सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें। कब? जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो, तब इस तरह का हम नॉर्स्टिक इक्वेशन को डिराइव करके उसका जो है डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। डेरिवेशन तो आप लोगों को दिखाने के लिए है, समझाने के लिए क्या चीज़ होता है, फील कराने के लिए। ये डेरिवेशन अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ना बच्चों, तो हर क्वेश्चन को आप समझ के अच्छे से कर ले जाएंगे। तो मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो पेशेंस रखेंगे, लास्ट में जाते जाते आपको हर चीज़ क्लियर रहेगी, ठीक है। चलिए तो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब ये किसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आता है प्लस RT/ln/Q। अब यही फार्मूला जो है ना बच्चों, इसमें कई बच्चे कहेंगे सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, बाउंस कर जा रहा है सर। तो बच्चों ये कैसे समझ में आएगा? ये 11th का है, 11th में ये डिराइव किया जाता है। अब अगर 11th में आपने नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़िए कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग बस समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब है बच्चों कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो कैसे निकलेगा? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है उसमें हम जोड़ देंगे किसको, ये एक R की वैल्यू होती है कुछ, ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैसियस स्टेट अगर आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में तो ये समझते होंगे, नहीं समझते होंगे डायरेक्ट वैल्यू देखिएगा। ये है टेम्परेचर। LN/Q क्या होता है बच्चों, इसको भी आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th में पढ़ चुके होते हैं। अब ये 3 टर्म बच्चों बहुत परेशान करती है, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मीनिंग समझ लीजिए, काम बन जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमको गिब्स फ्री एनर्जी दी हो, उसमें ऐड कर देंगे, R की वैल्यू सबको पता होती है। जब हम लोग और जगह पे यूज करते हैं 0.0831 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर डिग्री केल्विन, पर मोल पर केल्विन, इस तरीके का कुछ वैल्यू होता है, तो उस सब नहीं लेना है हमको यहाँ पे R की वैल्यू क्या लेना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमको वैल्यू लेनी है डायरेक्ट। R मतलब जहाँ दिखे थर्मोडाइनमिक्स में या यहाँ पे जब भी दिखेगा R तो हम ये वैल्यू उठा लेंगे। वर्क डन उनकी बात जब भी होती है ना बच्चों, ये वाली वैल्यू लेते हैं एनर्जी वगैरह की, ठीक है। और टेम्परेचर आपको दिया होगा, टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया होगा। LN/Q होता है क्या बच्चों, उसको आप लोग अच्छे से अभी समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गया तो सारा खेल खत्म, ठीक है। फिर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो ना पढ़े हो कोई बात नहीं यहाँ पे कुछ लॉग वगैरह की चीज़ें यूज होगी बच्चों, बहुत आसान है, उसको भी मैं समझा दूँगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ लॉग के बारे में वो समझ लीजिए। ये चीज़ समझ में आ गया तो ये समझिए कि वैल्यू क्या क्या है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा बच्चों, उसमें सारी चीज़ें आपको एक ही फॉर्मूले में सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है। टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया होगा। LN क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस ई, है ना। अब लॉग बेस ई क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, लॉग बेस ई क्या होता है, ये 2.303 जब लॉग बेस 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग ई आ जाता है, ठीक है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे वो तुरंत समझ गए होंगे, और जो भी बायो के फील्ड के बच्चे होंगे वो अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे इस चीज़ को तो आता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप बस देखते जाइए बच्चों। बायो वाले बच्चे ध्यान दें, कोई टफ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो ये हलवा है ना। लॉग ई क्या होता है, 2.303 में लॉग बेस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग ई नेचुरल लॉग आपका आ जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में या जब आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक होता है रिएक्शन कांस्टेंट, एक होता है रिएक्शन कोफिशिएंट। जब जो कंडीशन होती है हमारी नॉन इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाती है तो वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट से नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे रिएक्शन जो कोफिशिएंट होता है वो यूज करते हैं। तो Q वही है, रिएक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर दिया रहेगा, LN क्या है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। और चार्ज, ये Q क्या है, चार्ज नहीं है बच्चों, Q यहाँ पे रिएक्शन कोफिशिएंट है। अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन कोफिशिएंट के बारे में, आप लोग कुछ ऐसा पढ़े होंगे
प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट, उसका कंसंट्रेशन की पार उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है। अब इतनी बच्चे अगर बात आपने 11th में नहीं पढ़े होगे तो ये बहुत बड़ी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा था जब सिस्टम क्या करता है, वर्क डन करता है, तो सिस्टम की एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चेंज आता है ना, होता है कि नहीं होता है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो गिब्स फ्री एनर्जी उसकी नेगेटिव में आएगी, मतलब चेंज उसका जो होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है इसलिए बोला जाता है, क्योंकि सिस्टम कब वर्क करता है, ये कब बोला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डेवलप करता है ना, डेवलप्ड होता है, और सर्किट में चार्ज फ्लो होता है। जब सर्किट में चार्ज फ्लो हो, पोटेंशियल डेवलप हो रहा हो, तो उसमें क्या बोलेंगे कि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो हमारा क्या होता है, कोई भी हम गैल्वेनिक सेल लेते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि सिस्टम में वर्क डन होता है, क्योंकि उसमें से चार्ज फ्लो किया था। जब आप लोगों ने डैनियल सेल के बारे में देखा तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके सर्किट के थ्रू कॉपर के पास जा रहे थे, उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, चार्ज भी फ्लो कर रहा था, पोटेंशियल डेवलप भी था, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम वर्क करता है। ठीक है ना, ये बस एक्स्ट्रा है, ऐसे ही लिख देते हैं बच्चे ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर लें। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये सारी वैल्यू समझ गए। अब इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट 11th के उठाएंगे और इसी में पुट कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन आ जाएगा क्या है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला उठाएं, यहाँ रखें, और इसमें हमने वैल्यू पुट करना शुरू किया। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था -NF ई ऑफ सेल। एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या था, फैराडे में चार्ज, ई ऑफ सेल क्या था, पोटेंशियल डेवलप्ड। ठीक है, समझ में आ गया, या EMF ऑफ सेल। तो ये होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है ना, तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होगा वैल्यू। तो ये क्या होता है, -N ऑफ E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, बस यहाँ नॉट लगा तो यहाँ भी नॉट लगा दी। ये क्या दिखाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। और ये क्या दिखाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 298 केल्विन, 1 ATM और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे जो हमारा सेल का EMF है वो इतना है। E नॉट ऑफ सेल दिखाएंगे, कुछ वैल्यू दी होगी, इसकी आगे हम लोग देखेंगे। प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, RT ln ऑफ Q। RT ln ऑफ Q को आप ऐसे ही यहाँ पे उतार लिए। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। इसकी जगह नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है, प्लस RT ln Q ऐसे ही उतार लिया हमने। अब देखिए बच्चों क्या होगा इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, पेशेंस मत खोइएगा बच्चों, क्योंकि यही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद आप लोग को फार्मूला याद करना रहेगा। बस ये तो बस समझाने के लिए है, इसको डेरिवेशन करना नहीं है बच्चों, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए है ये ज़्यादा। ठीक है, डिवाइडिंग बाई -NF इन होल, पूरे में इंटायर जितनी भी वैल्यू है सब में -NF से डिवाइड कर दी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे NF नीचे चला आएगा। तो देखिए जब इसको डिवाइड किए तो -NF कट गया, E ऑफ सेल इधर बच गया सिर्फ, यहाँ पे क्या बच गया यहाँ पे क्या बच गया, E नॉट ऑफ सेल। यहाँ इस साइड E ऑफ सेल बच गया, मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल है इज इक्वल टू, हमको यही कैलकुलेट करना है ना इस इक्वेशन से, कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा पोटेंशियल। हमको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट नहीं करना था, उसकी तो हेल्प ली है, तब ये आया है। बात समझ में आई बच्चों। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल के पोटेंशियल प्लस RT ln Q अपॉन -NF। अब यहाँ पे कोई NF था ना, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को फार्मूला एज इट इज़ ध्यान में रखना है कि सेल का जो पोटेंशियल होता है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल है उसमें से माइनस कर देंगे RT अपॉन NF, नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज इन फैराडे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग। ठीक है ना, मतलब ln Q अभी आप लोग समझेंगे क्या होता है। अभी मैंने इसको पूरी तरीके से नहीं समझाया। ठीक है, देखिए ये चीज़, इतनी बात समझ में आई। चलिए, इफ़ कंडीशन इज़ क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन, और ln की वैल्यू क्या होगी, लॉग नेचुरल लॉग के बराबर। वो क्या होती है, मतलब ln लिखा है तो इसका मतलब 2.303 log बेस 10, इतना लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, इसको आप इसमें बदल देंगे, ln Q को 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ भी दी रहेगी वैल्यू, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के पोटेंशियल में से माइनस करना है। अब टेम्परेचर तो हमको कंडीशन दे दी है कि 298 केल्विन है, नॉन स्टैंडर्ड है, प्रेशर कुछ और हो सकता है और कंसंट्रेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन में 298 दिया रहेगा, फिर भी वो नॉन स्टैंडर्ड है, और उसके लिए ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट इक्वेशन की। ठीक है,
तो यहाँ पे टेम्परेचर 298 है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए आपके ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 90% ऊपर के क्वेश्चन में यही आएगा, है ना। आप 100% मान लीजिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप ऐसा मानिए, ऐसा पढ़िए कि आप 100% जान लीजिए कि इसी फार्मूले पे सारा बेस्ड रहेगा, ठीक है। कुछ परसेंट की गुंजाइश है बच्चों, वो मैं बाद में बताऊँगा। ये बात समझ में आई कि एल एन क्यू क्या है, 2.303 लॉग बेस 10। अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा पूरी तरीके से बायो वाले बच्चों को, तो अभी भी पेशेंस रखिएगा, जैसे जैसे आगे चलेंगे सब क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो और ये कंडीशन हो हमारी, है ना। देखो तो क्या होगा, जो हमारा ये फार्मूला है ई ऑफ सेल, सेल का जो पोटेंशियल होगा वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के पोटेंशियल में से माइनस करेंगे, किसको, आर की वैल्यू रख दिया 8.314 अभी बताया था जूल पर मोल केल्विन, तो वो सब नहीं रखना है, सिर्फ 8.314 रखिए इनटू टेम्परेचर तो दिया हुआ रहेगा 298, और हमारा जो ये 2.303 दिख रहा है वो कहाँ से आया, एल एन क्यू से आया ना बच्चों। एल एन क्यू की वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग बेस 10, तो 2.303 यहाँ रख देंगे और लॉग बेस 10 इधर रख दिया, है ना। और ये किस में बदल जाएगा बच्चों, क्यू। एल एन की वैल्यू क्या होती है लॉग बेस 10, क्यू अलग चीज़ है, एल एन अलग चीज़ है। एल एन हमारा मैथमेटिक्स का है और क्यू हमारा क्या कहाँ से आया है, 11th के जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उससे आया है, ठीक है। तो एल एन की जगह हमने क्या रख दिया 2.303 लॉग बेस 10, ये एल एन की वैल्यू है, और क्यू को ऐसे ही रिएक्शन कोएफिशिएंट को हमने छोड़ दिया, इसको अभी समझना बाकी है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा बच्चों, जो ई ऑफ सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल माइनस ये सारी वैल्यू, ये जो रखने के बाद 8.314 इंटू 298, क्योंकि 298 क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंटू 2.303 एल एन की वजह से आया, लॉग बेस 10 एल एन की वजह से आया, एल एन की ये टोटल वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10, और क्यू जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट को ऐसे ही लिख दिया। नीचे में क्या आएगा, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है, एफ फैराडे में कितना होता है, एक फैराडे की वैल्यू जो होती है 96500 कूलम होती है, और जब इसको पूरा कैलकुलेट किया बच्चों तो ये कितने के बराबर आया, 0.059 के बराबर आया। तो अब ये हमारा फार्मूला मॉडिफाई होकर के छोटा हो गया, तो नस्ट इक्वेशन में बदल गया, डिराइव हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब भी सेल का पोटेंशियल निकालना होगा तो हमको स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल दिया होगा, उसमें से माइनस कर देंगे 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बच्चों, और लॉग बेस 10 रिएक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब ये चीज़ें आपको और क्लियर हो गई होंगी। अभी 100% नहीं हुआ बच्चों, बस ऐसे ही इसको आप याद करेंगे, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। इस फार्मूले को अगर ऐसे आप याद करेंगे, पूरी बातें आपको नहीं भी समझ में आई, अगर ये फार्मूला याद है, थोड़ा बहुत समझ है कि ये टर्म्स क्या क्या हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है। रिमेंबर एट 298 केल्विन पे हो रहा है, वी विल यूज़ दिस फार्मूला। हम लोग 298 केल्विन पे जब भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, मतलब प्रेशर 1 atm ना हो, कंसनट्रेशन 1 मोलर ना हो, सिर्फ क्या हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो ये फार्मूला हम लोग एज इट इज़ यूज कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर बोथ हाफ सेल एंड फुल सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये दोनों पे फार्मूला काम करेगा, चाहे आपका हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, चाहे फुल सेल का निकालना हो। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, एक बार और याद कर लीजिए इसको ध्यान से। सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, यानी सेल का ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का ईएमएफ होता है उसमें से माइनस कर देंगे 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू लॉग बेस 10 रिएक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्यू से। सारे टर्म्स को मैंने बच्चों बहुत अच्छे समझाया, इसको मगअप कर लीजिए, रट लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन आ जाइए, ठीक है ना। अब यहीं से आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आएगी कि एल एन क्यू क्या था ढंग से, है ना। एल एन तो आपने समझ लिया कि 2.303 लॉग बेस 10 ये होता है, लेकिन वो होता क्या है, यूज कैसे करेंगे उसको आप समझिए। एप्लीकेशन करते हैं कैसे, नस्ट इक्वेशन की। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो, कंसनट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो हमने एक फार्मूला देखा था ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन एन ऑफ एल एन क्यू, ठीक है। ये तो जब तीनों कंडीशन ऐसी ना हो, नॉन स्टैंडर्ड पे हो, टेम्परेचर भी 298 ना हो, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। और हमने क्या बोला, 90% से ऊपर केस में टेम्परेचर 298 दिया रहेगा, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लें, ज़्यादा फायदा है। दोनों याद हो जाए तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगर टेम्परेचर दे दिया 298 केल्विन तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वाला दिया है, लेकिन बाकी वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ रही है, प्रेशर और कंसनट्रेशन अलग है, टेम्परेचर सिर्फ 298 दिया है, और हमने क्या बोला कि एक चीज़ भी बदल जाए तीनों में से तो वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तब देखिए
जो सेल का पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लॉग बेस 10 क्यूब। ये तो अभी फार्मूला हम लोगों ने बोला है कि रट लीजिए आप, यही वो फार्मूला बार बार यूज होगा। भी आल्सो नो, हम लोग और क्या जानते हैं, हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जो सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बराबर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे दोनों। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन हो, ये भी स्टैंडर्ड हो, ये भी स्टैंडर्ड हो। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द सर्किट। ओके, फ्रॉम जैसे डेनियल से लिए तो जिंक से निकल रहा था ना, एक जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, मतलब एक मोल जिंक से कितना निकलेगा, 2 मोल। तो हम लोग हमेशा मोल में रिएक्शंस को लिखते हैं, ठीक है ना। अगर हमने लिखा कि कॉपर प्लस जिंक Cu प्लस प्लस Zn CuSO4 प्लस Zn, तो क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बच्चों, 2 मोल होते हैं। कोई भी रिएक्शन हम लोग मोल में करते हैं, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट 11th का बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि जो बच्चे 11th सही से नहीं पढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप लोग अगर 11th नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप लोग को ध्यान से देखने में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब नहीं समझना चाहेंगे, बाद में कंप्लेन करेंगे सर नहीं समझ में आया ये, तो बच्चों थोड़ा सा तो एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा ना। मैं बहुत करूँगा, 60%, 70%, 80% तक हेल्प कर सकता हूँ आपको। 20%, 30% आपको अपनी तरफ से सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग फार्मूला पहले से जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कर देते हैं, हमारा ई नॉट ऑफ सेल आ जाता है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन 298 1 atm एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे सेल का EMF आ जाता है, ठीक है। ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग अभी देखे हैं कैसे नॉइस इक्वेशन जो डिराइव किया हमने थर्मोडायनेमिक्स से, ये पहले से जानते हैं। कुछ लेक्चर आपने देखा होगा, 2-3 लेक्चर पहले, तो ये सब समझाए हैं। अब नॉइस इक्वेशन कैसे हम हाफ सेल पे अप्लाई करेंगे इसके बारे में दिया है। तो ये बच्चों अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो ही अच्छा है, कहीं इसमें आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाए। इसका डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, चाहे थोड़ा समझाता ही हूँ ताकि आप लोगों को भटक खुल जाए। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि कोई मेटल है M+N पे है, मतलब कॉपर 2+ ले लीजिए, वो कुछ N इलेक्ट्रॉन लेगा तो M में कन्वर्ट होगा। मेटल है, इसके पास N+ का चार्ज है तो N इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। इस सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो उसको स्टैंडर्ड के लिए क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ई नॉट किससे, M+ से M में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया है, x वोल्ट दिया है ना। अभी ये हाइपोथेटिकल है बच्चों, इसको बस ऐसे ही सुनिए, अभी मैं जब क्वेश्चन इसका लूँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड कंसनट्रेशन ऑफ जो आयन दिया हो मेटल का, मेटल आयन, वो कितना है, C1 होता है कंसनट्रेशन, ये मतलब सिंबल है, वो किसके इक्वल नहीं है, 1 मोलर के इक्वल नहीं दिया है। ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें 1 मोलर नहीं है कंसनट्रेशन। देन फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। देखिए हमेशा क्वेश्चन में 298 दे देगा, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, बस समझाने के लिए। टेम्परेचर ये कितना दिया है, 298, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ई ऑफ सेल क्या होगा, है ना। यही तो हमारा जो है ई जो M+ से M में कन्वर्ट हो रहा है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ई नॉट ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का मतलब जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल हाफ सेल के लिए अगर कन्वर्ट करें, यहाँ पे हाफ सेल है, 2 चीज़ नहीं दी है, मतलब हाफ सेल है, तो हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन N log बेस 10 Q, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन क्या है एक्चुअल में, M+N है, वो N इलेक्ट्रॉन लेकर के M सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा और वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू N हो जाएगी। इसका मतलब क्या बच्चों, जो N है ना, कितने मोल है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर N मोल ही तो हो रहा है, इसलिए N इक्वल टू N लिख दिया। इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी ये तो हाइपोथेटिकल में आप कन्फ्यूज होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखिए ये Q क्या है, Q जो होता है वो एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या होती है, जो हमने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको एक्टिव मास को भी मैं समझा सकता हूँ बच्चों, टाइम वेस्ट होगा, चलो समझाते हैं, 2 मिनट लगेगा, समझ लो। एक्टिव मास जैसे बच्चों आप किसी कंटेनर में पानी ले लिए, है ना,
बाल्टी में ले लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद आप देखेंगे, छोड़ दें ऐसे ही खुले में, तो कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा इवेपरेट करते करते लेवल थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। और इसी को आप फर्श में गिरा दीजिए तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन जल्दी इवेपरेट हो जाएगा पूरा का पूरा वाटर रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं कर रहे हैं हम, देखिए हीट नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तब भी पानी थोड़ा थोड़ा उड़ता रहेगा, इवेपरेट होता रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फर्श पे अगर हमने पानी गिरा दिया जल्दी इवेपरेट हो जाएगा। मतलब क्या है बच्चों, एरिया हम बढ़ा दे रहे हैं। फर्श पे गिराने के बाद एरिया जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका इवेपरेशन तेज़ी से होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि इस वाले कंटेनर में सिर्फ यही एरिया का जो मॉलिक्यूल है पानी का वो एक्टिव है, नीचे वाले नहीं उड़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले ही जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे तो ऊपर में ज़्यादा एरिया आ गया ना, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ पाएंगे, यही एक्टिव मास होता है बच्चों, है ना। इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मास, कितना मास एक्टिव है। और बेसिकली उसको हम लोग कंसंट्रेशन से समझते आए हैं, तो कंसंट्रेशन से ही समझिएगा। अब आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सही से नहीं पढ़ा, तो उसमें मेरी क्या गलती है बच्चों। मैं तो अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता हूँ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड है इसमें, नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका हाइपोथेटिकल है, इसके बाद आपको 100% मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्यों क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये किसके बराबर होता है। कोई रिएक्शन लिखा है, मान लो ये रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब हम जानते हैं सॉलिड के लिए हमेशा क्या होता है, एक्टिव मास 1 होता है हमेशा। लिक्विड के और गैस के केस में छोड़ दीजिए, सॉलिड कहीं लिखा है ना तो उसका एक्टिव मास हमेशा 1 होगा, तो ऊपर 1 आ गया। और यहाँ पे आयन का कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसको C1 मान लिए, ठीक है। अभी ये रियल में वैल्यू नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए आपको। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, यानी M+ से जो M+N से जो M में जा रहा है इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या था बच्चों, एक्स जो था हमारा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल था, ठीक है, x वोल्ट था। तो हम लोग फार्मूले में जानते हैं ना कि यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल निकालना है या मेटल का पोटेंशियल निकालना है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो x दिया हुआ है माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। और log Q, जो log बेस 10 Q है, तो Q की वैल्यू हमने क्या बोला, रिएक्शन कोएफिशिएंट इस तरीके से दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट टू द रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री सबकी 1 है। इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है, सिर्फ जो भी हमको ये चीज़ दिख रही है, तो ऊपर इधर वाला रहता है, नीचे इधर वाला रहता है, उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। और हमेशा मेटल के लिए एक्टिव मास कितना होता है, सॉलिड के लिए 1, और हमारा बाकी की चीज़ें जो होती है उसके लिए कुछ कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब देखिए क्वेश्चन से आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, E की जगह M+N की जगह क्या दे दिया है, Cu2+। N क्या है यहाँ पे 2 है, और जो M लिख रहे थे वो क्या है, Cu है। ये MS में कन्वर्ट हो जा रहा था, वो कॉपर सॉलिड यहाँ है। अब इसका एक्चुअल एप्लीकेशन आ गया, यानी कि यहाँ पे कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यही कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। कितना दिया है, सॉरी इसमें दिया है रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। और हम जानते भी हैं डेनियल सेल से हमने जाना है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट होता है। अच्छा, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 298 केल्विन दिया है। निकालना क्या है अभी मैं बताऊंगा। ये कंडीशन दी है कि सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना है, और कितना टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। कंसंट्रेशन कितना दिया है Cu2+ का, 0.01 मोलर, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे नॉट लगा देना चाहिए था, इसीलिए तो गड़बड़ हो जा रहा है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। ये ERP का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको हमको फाइंड करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड पे इतना दिया है, इतना वोल्ट, टेम्परेचर इतना दिया है, कंसंट्रेशन इतना दिया है, तो हम लोग क्या रिडक्शन पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है नॉन इक्वेशन, इसीलिए तो डिराइव किया था। सोल्यूशन में देखिए, सिंस टेम्परेचर 298 है तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला ये यूज कर लेंगे,
हम लोग एक और फार्मूला देखें, उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला 90% से ऊपर केसेस में 298 केल्विन हमको टेम्परेचर दिया रहेगा। तो यूज करेंगे ई ऑफ सेल, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का जो पोटेंशियल हमको निकालना है वो किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल है माइनस दिस वैल्यू कर देंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में देखिए हमको ये दिया है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये निकल आएगा कि नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद। बाकी इसको एन को और क्यू को हम फाइंड कर लेंगे। अब समझ में आई। तो क्या फाइंड करना हमको, ई ऑफ Cu2 प्लस Su। इसका मतलब ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस, कुछ भी बोलिए, EMF ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करना है। यहाँ पे ई नॉट नहीं लगा ना, देखिए यहाँ पे ई नॉट की दी है वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हाफ सेल है ना ये बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.34 ये रख देंगे, ये निकल आएगा जैसे ही हम ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब मेरा टारगेट क्या है, वी विल फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सर्किट के द्वारा, और ये क्यू रिएक्शन कोफिशिएंट को हमको फाइंड करना है सबसे पहले। तो रिएक्शन क्या है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। रिडक्शन अगर कॉपर 2 प्लस का होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तो इसमें बदलेगा। और हम जानते हैं क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, हम पहले क्यू निकाल लेते हैं। मोल तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मोल तो निकलना एक बाएं हाथ का खेल है। क्यू देखिए, क्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्शन का प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है यानी एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम कर देंगे। तो हम जानते हैं Cu किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में, और सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। और इसकी कंसंट्रेशन Cu2 प्लस की कितनी दी हुई है बच्चों, 0.01 मोलर। क्वेश्चन में देखिए दिया है, नीचे कितना आ जाएगा 0.01 मोलर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 120 आ जाएगा और 100 हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब N निकालना है हमको इसमें, देखो Q तो आ गया, N निकालना है। N कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पे N2 है, देखो 2, ये क्या है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप रिएक्शन की, 1 मोल Cu2 प्लस आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल Cu सॉलिड बनाता है, यानी ये मोल में रिएक्शन हम पढ़ते हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है। बात समझ में आई। तो 2 मोल के लिए N की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 मोल है तो 2 होगी। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे कॉपर का क्या दिया था, 0.34 वोल्ट दिया था, ये गिवन है। और हमने Q अभी फाइंड कर लिया 100, ये भी बात समझ में आ गई। Q कैसे फाइंड किया है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है इसलिए इसको 1 ले लिया, और रिएक्टेंट का हमको एक्टिव मास दिया था कंसंट्रेशन, उसी को एक्टिव मास बोलते हैं 0.01। ये किसके बराबर आया, 100 के। तो Q भी निकल गया, N भी निकल गया। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे अपने नॉस्ट इक्वेशन में, आंसर नहीं आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यही तो निकालना था। ERP लिख दे या इस तरीके से लिख दे, यहाँ नॉट नहीं लिखा, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हमको निकालना है, इज इक्वल टू ये 0.34 क्यों आया बच्चों, क्योंकि सेल पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में 0.034। देखिए उसको यहाँ रख दिए, इस वाले फार्मूले से चलना है बच्चों, इस वाले फार्मूले से। तो ये तो हमको दिया था 0.34, और यही क्या है, ई ऑफ सेल का मतलब हाफ सेल है ना ये। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या आएगा, वो प्लस 0.34 माइनस 0.59 अपॉन एन की जगह में हमने क्या निकाला, 2 मोल ना, तो 2 रख देंगे, इंटू लॉग बेस 10 की जगह लॉग बेस 10 ही आएगा, और क्यू की जगह क्या आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ देखिए ये सेम चीज़ लिखी कि नहीं मैंने जो बोला है, Cu2 प्लस से जो Cu का रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल दिया है माइनस कर देंगे 0.059 अपॉन एन की जगह क्या लिख दिया 2, लॉग बेस 10 में यहाँ Q था, Q की वैल्यू क्या निकाले अभी हम 100 निकालें, यहाँ रख दिए। अब देखिए क्या होगा बच्चों। अब हम जानते हैं log बेस 10 टू द पावर 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 10 टू द पावर log बेस 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 10 इंटू 2 10 क्या हो जाएगा, 100 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि log बेस a बेस a टू द पावर b इज इक्वल टू b, मतलब यहाँ पे 10 दिख रहा ना, तो इसका log बेस 10 टू द पावर 10 क्या हो जाता है, ये 1 होता है। यहाँ पे 1 आ जाता है, ये पावर दूसरे तरीके से पाते हैं। चलो ऐसे देखो वैसे बच्चों, अगर log के नीचे यहाँ 10 लिखा है और यहाँ भी 10 लिखा है तो ये 1 होता है, ठीक है। लेकिन कब, जब इसको हम लोग इधर भेज देंगे तब जो पावर होती है वो इधर चली जाती है, और ये पूरी वैल्यू log a टू द पावर a, log 20 टू द पावर 20 होता तो भी 1 हो जाता है, log 100 टू द पावर 100 होता है। यहाँ पे log बेस 10 के ये पावर अलग चीज़ है,
ये पावर नहीं है, एक तरीके से आप लोग मैथमेटिक्स वाले बच्चों से डिस्कस कर लीजिएगा। लॉग बेस पे 10 है और यहाँ 10 है, तो इसकी वैल्यू इसके हटने के बाद 1 हो जाती है। लॉग 500 हो, यहाँ पे भी 500 हो, यानी ए पे इधर ए दिख रहा है और ऊपर कोई और वैल्यू दिख रही है, तो बी वाली वैल्यू इधर आ जाती है और ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। 2 इधर आएगा और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 कितना हो जाता है 2, यानी लॉग बेस 10 टू द पावर 100 क्या हो जाएगा टोटली बच्चों 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10 टू द पावर 100 क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। बात समझ में आइए। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हमको निकालना है, इज इक्वल टू 0.034 माइनस दिस वैल्यू क्या है ये है। अब इसकी जगह जैसे ही 2 बदले हम ना, तो 2 से 2 ये वाला कट गया, यानी 0.34 में से माइनस क्या करना है 0.059, और 0.059 0.34 में से माइनस करने के बाद क्या आया वैल्यू आंसर 0.28 वोल्ट। अब आप मीनिंग समझिए इसकी। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल 0.34 दिया है, वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर 298 केल्विन है और बाकी चीज़ें बदल दें तो इतना पोटेंशियल उसका सेल का हो जाएगा उसी कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बदल गया। अब इतने पे बात नहीं समझ में आई बच्चों, तो भी कोई बात नहीं, मैं लॉग वाली चीज़ को कल के लेक्चर में अच्छे से शुरू में 10 मिनट 15 मिनट समझा दूंगा कि लॉग क्या होता है। अगर आप बायो के बच्चे हैं, एकदम नहीं समझते हैं कि लॉग क्या होता है, तो ये भरोसा रखिए कि मैं लॉग भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, आप भागिए नहीं इस चीज़ से। जब हर चीज़ पढ़े रहेंगे बच्चों तो क्वेश्चन आंसर आपके इतने ईजी बनते हैं कि बस फार्मूला यूज करना है, वैल्यू को पुट करना है, आपके आंसर आते जाएंगे। इतना लंबा आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। ये क्या होता है बच्चों, एक बार और बता दे रहे हैं। जो नॉस्ट इक्वेशन में ये नॉस्ट इक्वेशन है ना तो ई ऑफ सेल जो होता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का क्या पोटेंशियल है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल का पोटेंशियल है उसमें से माइनस कर देंगे 0.059 अपॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं सर्किट के द्वारा, ठीक है, इनटू लॉग बेस 10, उस पर मल्टीप्लाई क्या है रिएक्शन कोफिशिएंट। तो रिएक्शन कोफिशिएंट तो हम रिएक्शन लिखने के बाद क्या करते हैं डिराइव कर फाइंड कर लेते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चों। और लॉग बेस 10 की पावर वही रहती है क्यू, और क्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। अभी देखिए निकाला है, एक बार आप और लेक्चर को ध्यान से रिवाइज़ कर लीजिए अभी के अभी, है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ा के रिवाइज़ कर लीजिए बच्चों, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और नहीं अभी कर सकते हैं तो 10 मिनट रेस्ट करिए, 15 मिनट रेस्ट करिए और करिए बच्चों, करना पड़ेगा क्योंकि ये आप लोग का 12th है। मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों इसमें कि आपको पढ़ाने के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं दिमाग में फिट नहीं कर सकता आपके। मेरा काम ये है कि अपने 100% एफर्ट से आपके माइंड पे स्ट्राइक करा दूँ, है ना। इसके अलावा आपको मेहनत तो आप ही को करनी है। मैं 70% 80% चीज़ें आपको एकदम 100% समझा सकता हूँ, लेकिन 20% चीज़ों पे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती हैं उसको आपको इमेजिन करके सोच के चलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स का ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया, अब ये बच्चों ये भी डिराइव करने का एक मेथड है। अब मैं उसका डेरिवेशन पे बैठ जाता तो आपको ये चीज़ समझते समझते आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता और कई लोग तो लेक्चर ही बंद कर देते हैं। तो इसकी डेरिवेशन ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इसका टर्म समझ करके यूज कर लिए। तो एक बार और जान लीजिए, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज था ये है ना, किस कंडीशन पे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है ये, इसमें RT ln Q को हम लोग ऐड कर देंगे। R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर दिया होगा, ln क्या है नेचुरल लॉग, है ना, और Q क्या है रिएक्शन कोफिशिएंट। तो पूरी चीज़ें हमने समझाई है और आप लोग अच्छे से पढ़े भी हैं, समझे भी हैं। अगर पूरा लेक्चर देखे हैं तो मेरे ख्याल से 90% 80% चीज़ें भी एक बार में देख लें, समझ गए ना, या 70% भी चीज़ें आपकी स्ट्राइक कर गई तो 30% दोबारा जब आप देखेंगे लेक्चर को तो क्लियर हो जाएगा। बस इस लेक्चर में पेशेंस की ज़रूरत थी। अब इसके बाद इतना टफ नहीं बनेगा कोई भी लेक्चर हमारा। इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा बहुत बैटरी वगैरह के बारे में समझ लेंगे बाद में, और हमारा हो जाएगा चैप्टर फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, 2-4 फार्मूले ढंग से याद कर लेना है, काम बन जाएगा। उसको मैं अलग से लिखवा दूंगा। हाँ, लॉग मैं एक्स्ट्रा समझा दूंगा। 10-15 मिनट का लेक्चर ले करके शुरू में, मान लीजिए मैं 1 घंटे का लेक्चर बना रहा हूँ 50 मिनट का, उसमें 10-15 मिनट शुरू में लॉग समझा दूंगा। उसके बाद मैं आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझा करके क्वेश्चन आंसर करा करके फिर आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा, 1-2 लेक्चर और दे करके अदर टॉपिक पर, ठीक है।
जो आपके और रिक्वायर्ड टॉपिक होंगे उस पर 1-2 लेक्चर और बना करके और यहीं पे चैप्टर फिनिश कर दूँगा। 2 से 3 लेक्चर और लग सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा लेंदी हो गया, मैं भी मानता हूँ बच्चों, क्या करूँ बताओ। अगर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा तो वही है कि फार्मूला रट लो, क्वेश्चन लगा लो, समझ में कुछ नहीं आया, कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ गई तो आप 12th में टाइम फिस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं होना बच्चों। आप लोगों का विनर एटीट्यूड होना चाहिए, लूज़र नहीं। जहाँ चीज़ें ना समझ में आए और पेशेंस रखिए और ध्यान से देखिए। कहीं एक बार नहीं, मैं दोबारा देखूंगा, 2 बार नहीं हो रहा तो मैं 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देखूंगा, लेकिन तीसरी बार देखूंगा। बार बार देखने से ना बच्चों वो चीज़ें आपके फैमिलियर हो जाएंगी और अपने आप सब समझ में आ जाएगा। यही होता है, एक बार में कोई भी बच्चा 100% समझता नहीं है। वही समझता है जो 11th में पूरा का पूरा 100% पढ़ा हो, वही एक बार में समझेगा। बाकी बच्चे जो होते हैं, किसी को मैथ्स की थोड़ी दिक्कत होगी, लॉ की, किसी को थोड़ा सा और दिक्कत होगा थर्मोडाइनमिक्स में, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसे ही देखेंगे ना बच्चों, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत पेशेंस से देखना है ना। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी बस देखते चले जा रहे हैं, सोच रहे ही नहीं क्या कह रहा। एक एक टर्म को सोचना है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही दूंगा, थोड़ा सा अब लेंदी आएगा लेक्चर, और जल्द से जल्द ये चैप्टर कंप्लीट करके आप लोग की जो रिक्वायरमेट रहेगी, अगर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इतना लेंदी नहीं है। अब इतने लेंदी कोई भी चैप्टर नहीं बच्चे बच्चों, अब जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, या डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से जो भी आप कहेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। एक चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हम लोग मूव कर जाएंगे ऑर्गेनिक पे। इन तीनों चैप्टर्स में से जो भी आपको पसंद होगा वो आप बोलिएगा सर एक चैप्टर ये वाला पढ़ा दीजिए, फिर मैं 1-2 चैप्टर ऑर्गेनिक के पढ़ा दूंगा, और आपका कोर्स भी 2-3 आपके चैप्टर तो वैसे ही कम हो गए, बर्डन आपका सिर्फ 70% का है, और उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा फिर बाद में जब। लेकिन ट्रिक कब काम करेगी बच्चों, जब आपको कॉन्सेप्ट आते हों। जब पूरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे एक बार, तो उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उसको मतलब अप्रोच करना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप लोग जितने अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं उतना 100% तो नहीं, लेकिन उसका 90% फ़ायदा आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब लाइव पढ़ते हैं ना बच्चों, फिजिकल क्लास का कोई मज़ा नहीं है, उससे ज़्यादा किसी में मज़ा नहीं है। फिजिकल क्लास में आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके फेशियल इंटरेक्शन से बता देता है टीचर कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो मुझसे तुरंत फेस टू फेस 1-to-1 डिस्कशन नहीं कर सकता है। यही बस फ़र्क पड़ जाता है, नहीं तो यूट्यूब पे यहाँ पे पढ़ना काफ़ी कन्वीनियंट है बच्चों। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत 10%, 5% जो भी डाउट है आपके मन में, जब लेक्चर्स को आप रिवाइज़ करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बस होपलेस नहीं होना है कि सर इतना टफ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एटीट्यूड लूज़र एटीट्यूड होता है, और आपको लाइफ में क्या करना है, विनर एटीट्यूड हमेशा रखना है। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।